तो सबसे पहले सेटलमेंट जो था मोहनजोदड़ो का वो कितने पार्ट में डिवाइडेड था? लोअर टाउन एंड citadel. Now citadel was smaller area but it was on a height, it was higher. और जो lower town था it was as you know it is low, it is written lower, so it was on the lower part of the city and it was larger. सिटाडेल के फीचर्स मेन देख लेते हैं. हाइट थी उसमें, बिल्डिंग्स जो थे वो मड ब्रिक्स के बने हुए थे, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि बिल्डिंग्स बनाने से पहले प्लेटफॉर्म बनाते थे ये लोग. जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन होना है पहले उसमें प्लेटफॉर्म बनता था और ये डिसाइड हो जाता था कि उस एरिया को क्रॉस करके बाहर नहीं जाना. उसी प्लेटफॉर्म के बीच में वो अगर कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है तो वो बनेगी. सो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म वाज फाउंड. देन द होल सिटाडेल वाज वॉल्ड, उसको वो चारों तरफ से घेर दिया जाता था, और घेरने की वजह से इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन. और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सिटीज़ में जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी है वहाँ पे सिटाडेल मिले हैं, और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी है वहाँ पे लोअर टाउन मिले हैं. अब सिटाडेल के फीचर्स एक बार और कर लेते हैं, ये पर्पस कर लेते हैं एक बार. इसको फीचर्स अभी हमने पढ़ा, अब एक बार उसका पर्पस क्या था सिटाडेल का, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया, दे हैव ट्राइड टू फाइंड आउट. पहला, इट वॉज अ पॉसिबिलिटी दैट एलिट्स लिव्ड देयर. जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या जो भी एलिट्स थे वो वहाँ रहा करते थे. वहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिला है जिसको ग्रेट बाथ कहा गया है, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी. शायद अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम उनका रहा होगा तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी थी वो शायद सिटाडेल में ही होती थी. प्रोबेबिलिटी है. अब बार बार हम शायद या प्रोबेबिलिटी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें डेसिफर नहीं, हम रीड कुछ भी नहीं कर पाते, हम सिर्फ उसको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से अंदाज़ा लगाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. देन क्योंकि ग्रेट बाथ मिला है इसीलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिलीजियस फंक्शंस होते होंगे वहाँ पे. फिर वहाँ पे ग्रेनरी मिली है, बहुत बड़ा वहाँ पे अनाज स्टोर करने का एरिया मिला है, जो शायद इमरजेंसी यूज़ के लिए वो लोग अनाज रखते होंगे कि भाई रेनी डे के लिए या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी उसके लिए. उसके बाद वेयर हाउसेस भी मिले हैं वहाँ पे. अब लोअर टाउन में क्या क्या चीज़ें मिली हैं? बिल्डिंग ऑन प्लेटफॉर्म अगेन सेम. उसके बाद इट वॉज फॉर कॉमन पीपल. देन प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी इन द सिटी टू फिक्स्ड एरिया, जैसा मैंने आपको बताया था, एंड दे हैव बीन फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. अब यहाँ पे बिफोर वी मूव ऑन फर्दर, आगे जब बढ़ने से पहले मोहनजोदड़ो के बारे में हम और डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम देख लें कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो इंडिया में कौन कौन से पार्ट्स में, सिटी में या किस किस स्टेट में आएगा. लेट्स वन बाय वन डिस्कस मेंशन दीज पार्ट्स. सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट लोथल एंड धोलावीरा विच इज़ इन गुजरात. एंड एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड, लेकिन लोथल में सिटाडेल इज़ नॉट वॉल्ड बट हाइट पे था. ये एक फीचर मिला है. अदर प्लेसेस ऑफ फाइंडिंग्स था शोरतुगाई विच इज़ इन अफगानिस्तान वेयर कैनाल्स हैव बीन फाउंड. Punjab and Sindh where wells have been found. Gujarat where step wells and reservoir have been found. Then Harappa city है जहाँ artifacts बहुत सारे मिले हैं. और मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है. तो अगर आपको वन मार्कर में फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड आंसर में अगर आपको प्लेसेस और उसकी प्लेसेस और उसके यूजेस आए या वाई दिस प्लेस वॉज नोन फॉर, तो इसमें आपको पूरी मैंने लिस्ट बना दी है और उसके साथ साथ उसके यूसेजेस लिख दें या उसके फाइंडिंग्स लिख दिए. तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. जैसे लोथल धोलावीरा एज आई सेड, देन अगेन शोरतुगाई, और आगे भी हम चैप्टर में मेंशन करते चलेंगे. जैसे अभी हमने बनावली, कालीबंगन, ये सब के बारे में अभी नहीं स्टार्ट किया पढ़ना, वो उसमें भी आपको आगे चैप्टर्स में पता चल जाएगा कि वाई दीज प्लेसेस वर नोन, व्हाट दे वर नोन फॉर. नाउ कमिंग टू साथ साथ हम जब ये पढ़ रहे हैं, जब अपना स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आपको रेफरेंस मिलता रहेगा. बैक क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी की बुक जो चैप्टर है आपका थीम 1 हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, उसका जो बैक क्वेश्चन है उससे भी हम रिलेट करते चलेंगे. अभी लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. आपका बैक क्वेश्चन है, उसको आप रीड कीजिएगा और इस क्वेश्चन से उसको
कंपेयर कीजिएगा, हाउ कैन वी क्लेम दैट मोहनजोदड़ो सेटलमेंट वाज प्लान्ड। अब प्लानिंग ऑफ मोहनजोदड़ो में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, सिटाडेल देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम उनका देखेंगे, उनका फोर्टिफिकेशन देखेंगे। ये सारी चीज़ें जब हम वन बाय वन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इट वॉज अ प्लान्ड सिटी। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 6 बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने कहा मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। हाउ कैन वी क्लेम दैट मोहनजोदड़ो सेटलमेंट वाज प्लान्ड। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें आप पहले भी हमने डिस्कस किया था प्लेटफॉर्म के बारे में, मैं दोबारा इसमें इस आंसर में बताऊंगी। तो इसमें पहला था आपका सिटी प्लानिंग जो थी, सिटी प्लानिंग में जो बिल्डिंग बनाते थे उसको उसके पहले प्लेटफॉर्म बनाते थे जो फाउंडेशन के रूप में काम करता था। इट एक्टेड एज अ फाउंडेशन, जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की या जो बिल्डिंग बनाने की एक्टिविटी वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड थी या वहीं तक सीमित थी। उसके बाद ये शो करता है कि पहले प्लानिंग होती थी, पहले वो लोग सोच के डिज़ाइन बनाते थे, प्लान करते थे, और बाद में इम्प्लीमेंटेशन होता था, यानी बाद में उसका कंस्ट्रक्शन या निर्माण होता था। अब ईंटें कैसी होती थी, कितने प्रकार की होती थी? ब्रिक्स, सन ड्राइड, यानी उसको उसका स्ट्रक्चर बना के उसको धूप में सुखाया जाता था, या आग में पकाया जाता था यानी बेक्ड होती थी, या दोनों होती थी। और उसका सबसे बड़ा फीचर जो था ईंटों का या ब्रिक्स का, जो सबसे बड़ा फीचर था वो था स्टैंडर्डाइज्ड रेशो, यानी सब एक तरह के होते थे। उनका जो लंबाई और चौड़ाई होती थी यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ वो एक दूसरे से 4 टाइम्स ज़्यादा होती थी, और उसकी जो हाइट होती थी वो ट्वाइस होती थी, यानी दुगनी होती थी। उसके बाद एक और चीज़ थी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था वो लेबर इंटेंसिव था, यानी काफ़ी सारे जो लेबर या मज़दूर उसमें काम करते थे। ये एक तरह का फीचर था। उसके बाद और फीचर्स अगर हम देखें सेटलमेंट में या उसके बनाने में, तो प्लानिंग का कहाँ से प्रूफ मिलता है? प्लानिंग का प्रूफ कैसे मिलता है? जो हमने वहाँ पे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग देखी है, यानी टाउन प्लानिंग। उसके बाद उनका ड्रेनेज और सिटाडेल, ये बार बार मैंने रिपीट किया, पहले भी रिपीट किया है कि उनके टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, किस तरह से वो घर बनाते थे और किस तरह से हाउसेज, यानी बिल्डिंग के अलावा जो रहने के घर, रिहायशी घर जो थे वो कैसे बनाते थे। उसके बाद उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसे होता था और उनका सिटाडेल का क्या फॉर्मेशन था, और पहले ड्रेनेज बनाते थे या पहले घर बनाते थे, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। सेकंड फीचर पे हम चलते हैं, ड्रेनेज। अच्छा, ड्रेनेज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका बैक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन वो ड्रेनेज से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं फीचर्स उसके ड्रेनेज के। उसमें क्या क्या फीचर्स थे? केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी बहुत ध्यान से पहले प्लानिंग की जाती थी, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता था, उसके बारे में सोचा जाता था कि किस तरह का ड्रेनेज बनेगा, कि यानी नालियाँ कैसी बनेंगी, उसके बाद उसको बनाया जाता था। शहर बनाने में सबसे पहली चीज़ थी ड्रेन। सबसे पहले वो नालियाँ बनाते थे, उसको पूरा बिछाते थे एक तरह से। उसके बाद नालियों का जो स्ट्रक्चर था वो 90 डिग्री पर जो स्क्वायर में होता था, और उसके बाद उसके जो प्लेटफॉर्म्स बनते थे उस पर घर बनते थे, हाउसेज वर मेड। ये सारा कुछ लोअर टाउन में होता था। लोअर टाउन में क्या होता था? रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड डाउन इन ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, मतलब रोड और उनके जो स्ट्रीट्स जो होती थी, गलियां जो बनती थी, वो ग्रिड पैटर्न में बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में 90 डिग्री पे बनती थी। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ मैं ऐड करती चलूँ कि वो जो 90 डिग्री पे जो रोड्स बनते थे वो कॉर्नर में आर्च शेप में होते थे, वो स्ट्रेट नहीं मुड़ते थे राइट एंगल पे, कर्व होते थे। कर्व इसलिए होते थे कि अगर कोई गाड़ी आ रही है, कार्ट आ रहा है कोई, तो वो एकदम से टर्न ले तो उलट ना जाए, वो सीधा निकल जाए। इट शुड गो स्ट्रेट, इट शुड नॉट फॉल डाउन। फिर स्ट्रीट्स विद ड्रेन लेड डाउन फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि रोड और नालियाँ यानी स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स सबसे पहले बनता था। उसके बाद उसके जो स्क्वायर्स बचते थे उसके अंदर वो घर बनाते थे। घर के अंदर का जो गंदा पानी था, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर था, वो कहाँ जाता था? स्ट्रीट ड्रेन। हर एक घर की हर एक नाली, एवरी ड्रेन ऑफ एवरी हाउस, वो क्या थी? स्ट्रीट ड्रेन से, इट वॉज अटैच टू द स्ट्रीट ड्रेन, वो स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ी हुई थी। तो जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता था, जो घर से गंदा पानी खाना बनाते समय या बाथरूम में नहाते समय या किसी भी तरीके का गंदा पानी जो निकलता था, वो सीधे जाके स्ट्रीट ड्रेन में मिल जाता था। हर एक घर, एवरी हाउस हैड अ वॉल अलोंग द स्ट्रीट,
इस वजह से, क्योंकि नालियों को एक दूसरे से अटैच करना था, घर की नालियों को मेन ड्रेनेज से, इसलिए घर के हर एक घर में कोई ना कोई एक दीवार जो होती थी वो मेन स्ट्रीट से या मेन ड्रेन से जुड़ी होती थी। नाउ ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। ड्रेन्स को मजबूत या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ज़्यादा दिन तक चले, लास्टिंग बनाने के लिए उनको बेक्ड बर्न्ड ब्रिक या बेक ब्रिक से, पक्की मिट्टी से पक्की ईंटों से बनाया जाता था। और ड्रेन का जो कवर होता था वो लाइमस्टोन से बनाया जाता, ताकि वो आसानी से उसको उठा के, और वो उससे अटैच नहीं होते थे, उसके ऊपर रखे होते थे, ताकि उसको सफाई करने के लिए उसको उठा के साइड में रख के उसकी क्लीनिंग करके वापस उसको उस पर फिक्स किया जा सके। और यहाँ पे हम बात करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। वी विल टॉक अबाउट अलेक्जेंडर कनिंघम। हु वाज अलेक्जेंडर कनिंघम? वो थे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी माने जाते हैं। वो 1840 से 1860 के बीच में उन्होंने इंडिया में अपनी स्टडी की थी। कनिंघम का मेनली, अब बाद में हम मेंशन जब करेंगे कनिंघम के बारे में तो जानेंगे कि कनिंघम हैड कम टू स्टडी अबाउट गंगा वैली, और उनका जो सोर्स था वो मेनली जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए थे उनका, लेकिन हम यहाँ पे उसको मेंशन नहीं करेंगे। आगे जाके जब अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में लास्ट में चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में करेंगे। यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम का जो मेंशन है वो किस लिए है कि ही वॉज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, नंबर 1। सेकेंड, ही वॉज द डायरेक्टर जनरल, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ASI क्या चीज़ है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, अच्छे से एग्जिस्ट करता है। और उसको शुरुआत की थी, फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने क्या हाईलाइट किया था कि हड़प्पा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर्स एंड डैमेज। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो जो था वो बेटर कंडीशन में मिला था, इसीलिए हमने जो केस स्टडी रखी है वो मोहनजोदड़ो को पढ़ के रखी है। हड़प्पा के बारे में सिर्फ क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट वन टू बी फाउंड, उसको सबसे पहले, इसलिए उसको हड़प्पन कल्चर के नाम से हम शुरू से बात कर रहे हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का ऑब्जर्वेशन था कि हड़प्पा डिस्ट्रॉय कैसे हुआ था, जो ब्रिक रॉबर्स थे वो सारी जितनी भी ईंटें थी उसकी वो उठा के लेके चले गए थे अपना कंस्ट्रक्शन में लाने के लिए। अब आता है ड्रेनेज के बाद तीसरे नंबर पे आता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी रिहायशी घर जिसमें लोग रहते थे, और इसको हम नाम देंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का, क्योंकि ये पब्लिक बिल्डिंग्स नहीं थी, ये लोगों के रहने के लिए थी। लोग अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, इसलिए इसको डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कहा जाएगा। इसमें आप सोर्स 2 में रेफरेंस लीजिए और उसको अच्छे से यू शुड केयरफुली स्टडी। इसमें क्या फीचर्स थे? हाउसेज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। तो 3 तरीके का आपको यहाँ पे याद रखना है, ड्रेन्स, ड्रेन का कवर और हाउस। ड्रेन किससे था? बेक्ड ब्रिक या पक्की मिट्टियों से, पक्की मिट्टी वाले ईंटों से या पक्की ईंटों से बनता था। ड्रेन का जो कवर था वो किससे बनता था? लाइमस्टोन से। और घर किससे बनते थे? मड ब्रिक से। तो घर कहाँ सिचुएटेड थे? दे वर सिचुएटेड इन लोअर टाउन। उसके बाद घर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम जान ले। घर के बीचों बीच जो जितने भी घर थे उनमें सबसे जो सेंटर पार्ट होता था उसको कोर्टयार्ड या आंगन कहा जाता था। इट वॉज सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड। और वो कोर्टयार्ड क्या होता था? सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। सारी चीज़ें जो होती थी, जैसे वीविंग हुआ या कुकिंग हुई गर्मियों के दिन में, वो सारी चीज़ें उसी आंगन में, या बच्चे, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो घर घरेलू जितनी भी एक्टिविटीज़ है, कुछ आपको जैसे मसाला सुखाना है, अनाज सुखाना है, कुछ भी करना है, वो आंगन में ही होता था। और आंगन के चारों तरफ रूम्स होते थे। रूम्स वर ऑन ऑल साइड्स। और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है रेसिडेंशियल बिल्डिंग या डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में, कि जो घर बनाते थे जो हड़प्पन्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की चिंता होती थी कि बाहर जो रोड से लोग आने जाने कर रहे हैं वो घर के अंदर सीधे झांक ना पाएँ। उसके लिए वो क्या करते थे? 2 चीज़ें करते थे। एक तो सड़क की जितनी भी दीवार, सड़क से जुड़ी हुई जितनी दीवारें थी उसमें विंडोज़ नहीं थे। देयर वर नो वॉल्स ऑन द विंडो। और ग्राउंड लेवल पे जो आपका ग्राउंड फ्लोर था उस पर कोई दीवार पे विंडो नहीं था, खिड़कियाँ नहीं थी। और दूसरा क्या था? मेन एंट्रेंस गेव नो डायरेक्ट व्यू टू कोर्टयार्ड और इंटीरियर। जो मेन एंट्रेंस होता था उसमें सीधे आप मेन एंट्रेंस से आप आंगन को नहीं झांक सकते थे, उससे जाके
आपको थोड़ा सा साइड मोड़ के और फिर जाना होता था, विच मीन्स कि प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। हो सकता है आपको 1 मार्क में ये पूछा जाए कि गिव एग्जाम्पल ऑफ हाउ हरप्पन्स प्रोटेक्टेड और हाउ हरप्पन वर कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी, तो इसमें ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद बाथरूम्स के बारे में बात कर लेते हैं। द बाथरूम्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ ड्रेन्स कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन। अगेन जिस तरह से बाकी नालियाँ जुड़ी हुई थी मेन ड्रेन से, उसी तरह बाथरूम की जो नालियाँ थी वो भी, जो ड्रेन्स थे वो स्ट्रीट ड्रेन से जुड़े हुए थे। अच्छा, और कई जगह पे सीढ़ियाँ मिली हैं घरों में, स्टेयर केसेस इन सम हाउसेज। ये शो करता है कि डबल स्टोरी पे होते थे उनके घर, 2 स्टोरीज होते थे और उसके ऊपर छत भी होती थी, टेरेस या रूफ कहिए उसको। फिर एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें आप हरप्पन्स के कंसर्न के बारे में आपको पता चलेगा कि वो कितने कंसर्न रहते थे लोगों के बारे में। वो ये था कि देयर वर वेल इन द हाउस इन द आउटर रूम। हर घर के बाहर की तरफ एक कमरा होता था जिसके अंदर, खुला कमरा होता था जिसके अंदर कुआं होता था, जिससे जो पासरबाई, क्योंकि गर्म जगह थी, एरिड जोन था, पहले हमने पढ़ा है, तो जो पासरबाई दोपहर को या कभी भी जाते थे वो वहाँ पे कुएं में बाल्टी लगी होती थी, उससे पानी निकाल के उसको पी के आगे बढ़ जाते थे। लेकिन घर वालों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी क्योंकि आउटर पोर्शन में होता था। और इससे 2 चीज़ें होती थी, एक तो उनका कंपैशन या उनका कंसर्न दिखता है हरप्पन्स का फॉर द कॉमन पीपल, और दूसरा क्या दिखता है, दे ऑल्सो सेफगार्डेड द प्राइवेसी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 700 वेल्स मिले हैं खुदाई में या एक्सकेवेशन में। नाउ द फोर्थ थिंग और द फोर्थ एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल जो है, जो शो करता है टाउन प्लानिंग, वो था सिटाडेल। वेरी इंपॉर्टेंट। सिटाडेल को क्या मतलब होता है, हम शुरू से ये वर्ड बार बार बोल रहे हैं, सिटाडेल था, हायर प्लेस पे था, स्मॉल था, तो ये चीज़ सिटाडेल होती क्या है? सिटाडेल का मतलब होता है फोर्ट्रेस ओवरलुकिंग अ सिटी। ऐसी ऊंची जगह जो किले नुमा होती है और उसके ऊपर अगर आप खड़े हो तो आपको पूरा शहर दिख सकता है, फोर्ट्रेस ओवरलुकिंग अ सिटी। ये स्ट्रक्चर जो था वो स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होता था, यानी अगर कोई ख़ास ओकेजन है या कोई ख़ास फंक्शन है तो उसके लिए यूज़ होता था। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। वेयर हाउस था, वेयर हाउस का मतलब लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग गुड, यानी गोदाम होता था। उसके बाद ग्रेट बाथ वहाँ पे था। ग्रेट बाथ के बारे में हमने पढ़ा था कि हम आगे डिटेल में करेंगे। तो ग्रेट बाथ क्या था? रिचुअल बाथ। कोई फंक्शन, ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई फंक्शन या कोई रिलीजियस उनका या कोई धार्मिक उनका कोई फेस्टिवल होता था, कोई त्यौहार होता था, तो उसमें जैसे आज भी हम लोग कहीं कहीं पे जाके, जैसे हरिद्वार में लोग डुबकी लगाने चले जाते हैं, उस तरीके से अगर उसको इमेजिन करें तो ग्रेट बाथ शायद उसी पर्पस के लिए था कि लोग रिचुअल बाथ्स उसमें जो किसी फेस्टिवल में या किसी पूजा में कोई नहाने जाते थे, डुबकी लेने जाते थे। तो उसमें क्या क्या था, इसमें मैंने आपके अपने नोट्स में मैंने ग्रेट बाथ का फीचर लिखने से पहले स्ट्रक्चर बना दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि उसका लेआउट प्लान क्या था। उसको साइड में मैंने लिख भी दिया है, लेआउट ऑफ ग्रेट बाथ कैसे उसमें स्ट्रक्चर था। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, उसके बीचों बीच टैंक था, टैंक ब्रिक से बना हुआ था। टैंक के नॉर्थ और साउथ पार्ट में स्टेयर्स थे। फिर उसके लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो रूम्स बने हुए थे, एक रूम में कुआं था, राइट साइड में भी रूम्स थे। उसके बाद नॉर्थ की तरफ अगर आप देखेंगे तो ड्रेन था, ड्रेन के बीच में एक स्ट्रीट था, स्ट्रीट के उधर बाथरूम्स बने हुए थे। 4 और 4 बाथरूम दोनों साइड में थे, शायद 4 विमेन और 4 मेन के लिए रहे होंगे। और ये सारा जो स्ट्रक्चर था जो ब्रिक वाला था, उस समय सीमेंट नहीं होता था, तो मोटार और जिप्सम जैसी चीज़ों से उसको जोड़ा जाता था। अब ग्रेट बाथ के स्ट्रक्चर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे था। ग्रेट बाथ ही कहते थे उसको, जो टैंक था या जो बड़ा सा जो हौद जिसको कहिए या नहाने की जो जगह थी, उसको ग्रेट बाथ ही कहा गया है। उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले था कि इट वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, स्क्वायर नहीं था, रेक्टेंगुलर था। कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स, जो आप इसमें देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं या डायग्राम में। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ, यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, लीडिंग टू द टैंक। टैंक की तरफ जाने के लिए 2 सीढ़ियाँ थी। उसके बाद ब्रिक्स ऑन एज ऑफ द टैंक, टैंक के एज पे देख लीजिए, जो टैंक बना उसके साइड में ब्रिक्स से उसको जोड़ा था ताकि पानी बाहर
निकल के ना जा सके। और ये सारा जुड़ाई कैसे होती थी, मोर्टार और जिप्सम से। 3 तरफ उसके रूम्स बने हुए थे, 2 देखिए जुड़े हुए और एक पीछे स्ट्रीट के पीछे। 1 रूम हैड वेल। वेल क्यों होता होगा कि जब आप कॉमन बाथ लेते हैं उसके पहले आप स्विमिंग पूल में भी जाते हैं, तो जाते समय भी आप नहा के जाते हैं और वापसी निकलते हैं तो भी यू टेक अ शावर, नहाते हैं। उसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट रहा होगा कि जब आप ग्रुप में नहाते हैं तो अपने हाइजीन के लिए आप दोबारा जाके नल में नहाते हैं, तो उस समय नल की जगह वेल था, यानी कुआं था। वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोड इन मेन ड्रेन। जो टैंक से पानी जो जाता था वो आप पीछे देख लीजिए, मेन ड्रेन है, उसमें बह के चला जाता था। बाथरूम अक्रॉस द रोड, जिसमें 8 रूम्स थे। पीछे देखिए आप नॉर्थ की तरफ अक्रॉस द रोड, बीच में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ड्रेन है, उसके बीच में रोड है और उसके बाद बाथरूम है। उसके बाद सबसे यूनिक जो फीचर था इस स्ट्रक्चर का था वो था कि इट वाज यूज्ड फॉर रिचुअल बाथ, एज आई सेड। अगर हम इसमें देखें, सिटाडेल वाज यूज्ड, इट वाज अ मैसिव स्ट्रक्चर। लोअर, ये वेयर हाउस के बारे में एक बार और देख लेते हैं। बहुत मैसिव स्ट्रक्चर का था वेयर हाउस, क्योंकि गोदाम था तो नेचुरली बहुत बड़ा था। लोअर ब्रिक जो था उसका पोर्शन जो था वो लोअर पोर्शन जो था वो ब्रिक से बना था और अपर जो था वो वुडन था। तो जो लोअर पार्ट आप जनरली देखिएगा हड़प्पा में जितने भी ब्रिक्स वाला पोर्शन मिला है वो रिमेन रह गया, और जो ऊपर वाला पोर्शन इसलिए नहीं मिला है शायद वो क्योंकि वुडन था या ऑर्गेनिक चीज़ों से था, ख़त्म होने वाली पेरिशेबल आइटम्स से बना था, जैसे वुड होता है, तो उससे बना होगा, इसलिए वो डिके कर गया। तो वी डोंट फाइंड एनीथिंग ऑन द अपर साइड। उसके बाद ये आपका यहाँ पे मोहनजोदड़ो का टाउन प्लानिंग कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, हमने क्या क्या इसमें देखा। मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीज़ों को हमने डिस्कस किया ये देख लेते हैं। हमने सिटाडेल को किया, लोअर टाउन को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को किया, उसके बाद हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा, और फाइनली हमने सिटाडेल के बारे में पढ़ा जिसमें डिफरेंट चीज़ें थी, जैसे वेयर हाउस, ग्रेट बाथ एक्सेट्रा, और बाकी चीज़ें जो हमने शुरू में डिस्कस की थी वो सारी चीज़ें सिटाडेल में आती थी। पब्लिक पर्पस के लिए किस तरह उसको यूज़ किया जाता है। अब सेकेंड सेगमेंट में हम जानेंगे कि क्या उस ज़माने में सोशल, हम सोसाइटी ऑफ हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हड़प्पन कल्चर में सोशल डिफरेंस फॉलो किया जाता था। डिड दे फॉलो द सोशल डिफरेंस। इसमें आपका रेफरेंस मिलेगा बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्वेश्चन 2 में, या जो क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द सोशल डिफरेंस एग्जिस्टेड इन हड़प्पन कल्चर। क्या उस ज़माने में हड़प्पन कल्चर में सोशल डिफरेंस था। इसको हम 2 तरीके से देखेंगे। वी विल लुक इनटू दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2 एंगल्स। 2 चीज़ें ऐसी है जिससे ऐसा शायद लगता है कि वो मानते थे रिच और पुअर या क्लास का डिफरेंस। पहला था बेरियल्स। बेरियल्स का मतलब होता है जहाँ मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता था। तो बेरियल में क्या था, डेड वर लेड इन पिट्स। पिट्स बना दी जाती थी, यानी गड्ढा बना दिया जाता था, उसमें जो डेड बॉडीज होती थी या लोग जो मर जाते थे उनको उसमें दफनाया जाता था। अब इस पिट्स में, इन गड्ढों में डिफरेंसेस दिखा है। कैसे दिखा है? सम वर हॉलोड आउट स्पेसेस लाइंड विद ब्रिक्स, some graves contain ornament and pottery indicating afterlife both men and women। कुछ जो पिट्स थी वो बिल्कुल सिंपल नॉर्मल दिखती थी, उसके आसपास कुछ भी और नहीं मिला है, लेकिन कुछ जो पिट्स हैं या जो गड्ढे हैं उसके आसपास ऑर्नामेंट्स मिले हैं, पॉटरी मिली है। इससे 2 चीज़ें पता चलती है कि शायद ये किसी अमीर आदमी का बेरियल रहा होगा या ये उसके दफनाने की जगह रही होगी, और दूसरा उसके अमीर आदमी होने का कैसे एविडेंस मिलता है, कैसे उसका एग्जाम्पल मिलता है, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। प्लस एक और चीज़ था, शायद हड़प्पन जो थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, इसलिए लोगों के ज़रूरत की चीज़ें रख देते थे कि शायद वो वापस आए तो वो पर्सन ही विल नीड दीज थिंग्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं आपको? 1980 में, 1980 में जो खुदाई हुई, एक्सकेवेशन हुआ, उसमें एक हड़प्पन बेरियल मिला है जिसमें 3 शेल रिंग्स मिली हैं, शेल से बनी हुई। शेल क्या हुआ? जो आपका सीपी का होता है,
जो आपको सी शोर पे या कोस्टल रीजन में मिलता है। शेल रिंग मिली है, एक जैस्पर स्टोन जो सेमी प्रीशियस स्टोन होता है वो मिला है, और सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स मिली है एक मेल स्कल के पास। ये शो करता है कि शायद मेन जो थे वो भी शौकीन रहे होंगे ज्वेलरी के, और वो रिच मैन रहा होगा जिसको यहाँ पे दफनाया गया है। और एक और जगह पे वन डेड वॉज बेरिड विथ कॉपर मिरर, कॉपर के मिरर के साथ एक को, जिससे उनके स्टाइलिश होने का भी शायद एग्जाम्पल मिलता है कि वो दे वर रिच and they believed in afterlife, and they also were stylish because things like mirror and micro beads etc are kept for a good life of a glamorous or good lifestyle. एक और चीज़ का यहाँ एविडेंस मिलता है कि ये सारी चीज़ें जो मिली ये सेमी प्रेशियस है, और हड़प्पन जो थे वो प्रेशियस चीज़ों को डेड मैन के पास रखने में बिलीव नहीं करते थे। जिस तरह से इजिप्ट के पिरामिड में हमें काफ़ी सारा वेल्थ मिला है, काफ़ी सारा वहाँ पे संपत्ति मिली है, सोना मिला है, उस तरह से हड़प्पन्स कभी नहीं करते थे, वो सेमी प्रीशियस चीज़ें रखते थे। सेकंड चीज़ जिससे पता चलता है सोशल डिफरेंस, ये तो होगा पूरा बेरियल का हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा था लग्जरी आइटम्स जो यूज़ करते थे। लग्जरी आइटम्स को दो पार्ट में आर्कियोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है, एक था यूटिलिटेरियन और दूसरा था लग्जरी। यूटिलिटेरियन था डेली यूज़ की चीज़, डेली यूज़ की चीज़ जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे हम अपना कोई पॉटरी या कोई बर्तन यूज़ करते हैं, हम अपनी रोज़ की जो चीज़ें हैं उसमें वो क्या होता था, ऑर्डिनरी मटेरियल से बनता था, जैसे स्टोन से, क्ले से, और उसका एग्जाम्पल है क्वर्न, पॉटरी, नीडल, फ्लैश रबर जो बॉडी स्क्रब होता है, ये सारी डे टू डे चीज़ें करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा वाइडली फाउंड है, मतलब वाइडली अवेलेबल है, जो आपके एक्सकेवेशन में या खुदाई में सबसे ज़्यादा संख्या में, सबसे ज़्यादा नंबर्स में मिले। लग्जरी आइटम्स क्या थे? वो आइटम जो ऑब्जेक्ट ऑफ लग्जरी थे। जैसे लग्जरी थे ये कैसे पता चलता है? वो दो तीन तरीकों से पता चलता है। पहला, नॉन लोकल थे, बाहर से मंगाई हुई चीज़ें, जैसे इन्होंने शोर्तुगाई से लापीज लाजूली नाम का एक ब्लू कलर का प्रेशियस स्टोन मंगा लिया, उससे कोई चीज़ बना ली। या एक और एग्जाम्पल मिला है जिसको फायांस पॉट्स कहते हैं। एक तरह का ये था ग्राउंड सैंड एंड सिलिका मिक्स्ड विथ कलर एंड गम एंड देन बेक्ड। अब आप देखिए इसमें कितना सारा प्रोसेस है। पहले आपने सैंड और सिलिका को मिलाया, फिर उसको कलर किया, गम से उसको मिक्स कर किया, और उसके बाद कलर और गम से उसको और डेकोरेट किया। उसके बाद उन सारी चीज़ों को आपने आग में पकाया, उसको और हार्ड या और मजबूत बनाने के लिए। तो ये जितना प्रोसेस था वो इतना लॉन्ग प्रोसेस था, इस वजह से उसका जो वैल्यू था वो बढ़ जाता था, इट बिकेम प्रेशियस। ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से था। तो लग्जरी का आइटम दो तरीके से उसको डिवाइड किया जाता था, एक दूर से मंगाई हुई चीज़ें और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक और चीज़ हमको देखना है लग्जरी आइटम में कि देर आर सर्टेन क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कई बार डेली यूज़ की चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से या रेयर मटेरियल से बनाई जाती थी। जैसे एक जगह एक सुआ जिसको स्पिंडल कहते हैं, और स्पिंडल का मतलब होता है, क्या होता है? स्पिंडल का मतलब होता है लॉन्ग पिन फॉर मेकिंग यार्न। सूत बनाने के लिए आपको जो बड़ा सुआ होता है या लॉन्ग पिन होता है, और वर्ल्ड क्या होता है? उस सुए का जो लास्ट पार्ट होता है जिसमें से आप थ्रू करते हैं धागे को, उसको वर्ल्ड कहा जाता है। ये सारी चीज़ें प्रीशियस रेयर मटेरियल यानी फायांस से बनी हुई मिली है। तो फायांस से बनी हुई मिली है, इसका क्या मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई। तो इसको बड़ा मुश्किल है कहना कि लग्जरी आइटम में रखेंगे इसको या यूटिलिटेरियन, क्योंकि उसका पर्पस यूटिलिटेरियन था लेकिन उसका जो मेक था वो लग्जूरियस था। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।